यूनाइटेड किंगडम में प्रशासनिक अधिकारियों और जनता के मध्य चर्चा परिचर्चा चल रही थी। तो एक महिला ने वहां पर उपस्थित एक अधिकारी से पूछा कि यूके भारत को आज भी करोड़ों पाउंड की आर्थिक सहायता क्यों करता है, जबकि भारत की गिनती सशक्त देशों में होती है। इन पैसों का इस्तेमाल गरीब अंग्रेजों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। भारत हमसे अमीर भी है और भारत तो मंगलयान जैसे मिशन में पैसे बर्बाद भी कर रहा है। उस महिला का प्रश्न आज भारत के कई अपर कास्ट यूथ के प्रश्नों की तरह है, जिन्होंने जाति के आधार पर स्वयं तो भेदभाव नहीं किया है, पर उन्हें आरक्षण का दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। वो अक्सर कहते मिलते हैं कि अब तो निम्न जाति के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो चुका है और उनकी आर्थिक हालत भी अच्छी हो गई है, इसलिए या तो रिजर्वेशन को बंद कर देना चाहिए या फिर आरक्षण का आधार सिर्फ आमदनी को कर देना चाहिए। उनकी इस बात का उत्तर देने के लिए उस इंग्लिश महिला के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पीपीपी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था यूके से बड़ी है, पर तब भी एक औसत भारतीय की हालत एक औसत ब्रिटिश नागरिक से बहुत खराब है और इसका जिम्मेदार काफ़ी सीमा तक ब्रिटिश नागरिकों के पूर्वज भी रहे हैं। अतः नैतिक रूप से तो यूके के द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, पर चलो एक बार को चाहे इंग्लैंड भारत को आर्थिक सहायता देना बंद भी कर दे, कोई समस्या नहीं है। पर उससे पहले इंग्लैंड की क्वीन या प्राइम मिनिस्टर को फॉर्मली संसद से प्रस्ताव पारित करा के अपने कृत्यों के लिए भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने देश में रेसिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जलियांवाला हत्याकांड और 1943 के बंगाल फेमाइन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। विंस्टन चर्चिल जैसे रेसिस्ट नेताओं को रीएग्जामिन करना चाहिए और ब्रिटिश राज के इतिहास को सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। भारत में जो गंभीर दिक्कतें ब्रिटिश राज की वजह से विद्यमान हैं, इंग्लैंड को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें हल करने की गंभीर कोशिश करनी चाहिए। अब इसी तरह से देखा जाए तो उच्च जाति के लोगों को, SC/ST लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से फाइनेंशियल हेल्प देने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु सबसे पहले उच्च जाति के लोगों को, उनके संगठनों के प्रमुख को जातिवाद और छुआछूत के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जातिवाद को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी और निम्न जातियों पर हुए अत्याचारों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अपने कई तथाकथित जातिवादी महापुरुषों को रीएग्जामिन करना चाहिए और SC/ST वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें दूर करने की गंभीर कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण इसी कोशिश का एक छोटा सा भाग है। ये कोई गरीबी उत्थान का कार्यक्रम नहीं है। छुआछूत जात पात मानता हूँ। Equality does not mean similar treatment. जब तक रिजर्वेशन आरक्षण रहेगा, देश का भला नहीं हो सकता। A wealth gap of 60% exists between people traditionally from the highest and lowest caste. आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। The devastation that impacted your generational family. जातिवाद खत्म कर दीजिए, आरक्षण खत्म करिए। चलो मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले पक्षी की एक प्रजाति थी, उसका नाम था मबूतर। उस जाति के कुछ पक्षियों ने बाकी सारे पक्षियों को चालाकी से बंदी बना लिया और उनसे अपना काम निकलवाने लगे। बंदी पक्षियों को बंद पिंजरों में रखा जाता और उन्हें उड़ने का कभी मौका नहीं मिलता। समय बीतता चला गया, कई पीढ़ियां आईं और गईं। जो पक्षी कैद थे, उनके बच्चों को भी बचपन से कैद रखा जाता था। ना तो उन्हें उड़ना आता था, ना ही उनके माता पिता को। कई सदियों के बाद स्थिति बदली, अब सब आज़ाद हो गए थे। जो पक्षी कैद थे वो मुर्गान के नाम से जाने जाने लगे और जिन्होंने उनको कैद किया था उनका विकास कबूतर के रूप में हुआ। अब दोनों में ऊंचा उड़ने की रेस होती। चूंकि मुर्गों को तो कई सदियों से कैद रखा गया था, इसलिए उनके अंदर उड़ने की कला खत्म हो चुकी थी। उनके माता पिता भी उन्हें उड़ना नहीं सिखा सकते थे, इसलिए सरकार ने उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए ताकि रेस में एक आध बार वो भी आगे आ सके। 70 साल बीत गए, कुछ मुर्गे ठीक से उड़ना भी सीख गए, पर अधिकांश गांव देहात और शहरों में आज भी मुर्गों का शोषण जारी था। पर कबूतरों की नई पीढ़ी, जो उन मुर्गों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती थी, इन मुर्गों से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि इनके लिए विशेष प्रावधान भी थे और ये थोड़ा बहुत उड़ भी ले रहे थे। पर उन्होंने सिर्फ इन्हीं 2-4 कबूतरों को देखकर विशेष प्रावधान की इस व्यवस्था के खिलाफ ही आवाज उठाना शुरू कर दी। तो अब तो आप मुद्दा समझ ही गए होंगे
आइए आरक्षण की प्रासंगिकता को समझने के लिए पहले हमें इसके 4 पहलुओं को देखते हैं। नंबर 1, संवैधानिक। आरक्षण ना तो कोई खैरात है, ना ही संविधान का कोई अस्थायी उपबंध, बल्कि ये तो वंचित वर्गों का एक विधिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 और 5 और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसका आशय यह है कि अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट आज रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए कोई लॉ लाती भी है तो संभवतः उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। नंबर 2, ऐतिहासिक। निम्न जाति के लिए आज जो आरक्षण की अवधारणा है उसकी नींव 1932 में पूना पैक्ट के दौरान रखी गई थी, जो कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। यदि पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो पॉसिबल है कि दलितों के पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से आज दलितों का एक अलग देश होता। जैसे पाकिस्तान से हमारा 36 का आंकड़ा है, वैसे एक और नए देश के निर्माण से भारत की स्थिति और भी कमजोर होती। अगर अलग देश ना भी होता तो सेपरेट इलेक्टोरेट की एक बहुत ही बेकार व्यवस्था होती, जिस कारण जातियों के समूह में एक दूसरे से जो नफरत की भावना है वो और भी ज़्यादा होती और लेबनान जैसा बहुत ही इनएफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम होता। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। नंबर 3, धार्मिक। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को संस्कृत और वेदों को पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति कहीं जागरूक ना हो जाएं और तत्कालीन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के द्वारा उनका शोषण सरलता से किया जा सके। अगर कोई शूद्र या स्त्री धोखे से वेद का कोई श्लोक सुन भी लेती थी तो उसके कान में गर्म शीशा डालकर उसे मार दिया जाता था, जिसे निम्बाकाचार्य ने भी उचित ठहराया है। कुछ मत तो शंकराचार्य के बारे में भी ऐसा कहते हैं, पर उनके विरुद्ध मुझे अभी तक कोई पुख्ता तथ्य नहीं मिला है। ईसा की 3री-4थी सदी में यानी 3rd-4th सेंचुरी में जब वैश्य और शूद्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर तत्कालीन व्यवस्था का विरोध करने लगे तो ब्राह्मणों ने उस काल को कलयुग का नाम दिया। अगर आप इसका रेफरेंस चेक करना चाहते हैं तो आप ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत के अध्याय नंबर 27 के प्रश्न नंबर 248 को देख सकते हैं। आर्यों और अनार्यों तथा कथित उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के बीच काफी संघर्ष हुए, जिसमें धर्म और कल्पना का चाट मसाला लगाकर कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें निम्न वर्ण और भारतीय मूल निवासियों को, जिनके पूर्वज आज SC/ST हैं, का चित्रण राक्षस के रूप में किया गया। तो अगर हम उनके पूर्वजों को राक्षस कह सकते हैं या ऐसी किताबों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं जिनमें ऐसा लिखा है, फिर तो आरक्षण की अवधारणा बिल्कुल ठीक ही जान पड़ती है। नंबर 4, व्यवहारिक पक्ष। आरक्षण के माध्यम से कई प्रकार की समस्याओं को लक्षित किया गया है। नक्सल क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या SC/ST वर्ग से ही आती है। यदि यहाँ के युवक आरक्षण का लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं, कोई जॉब पकड़ लेते हैं, तो नक्सल क्षेत्रों का जो एरिया है उसको कम करने में हेल्प होगी। इससे भविष्य में नक्सलों को अच्छे लीडर भी नहीं मिलेंगे। उग्रवाद से ग्रसित नॉर्थ ईस्ट राज्यों की अधिकांश जनसंख्या ST वर्ग से आती है। भारतीय किताबों में ना तो उनका इतिहास मिलता है और ना ही मुख्य धारा के लोगों में उनके प्रति कोई समझ। यहाँ पर आरक्षण भारत की इंटीग्रिटी और यूनिटी को सेव करने में सहायक है। ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टरों की गंभीर कमी रहती है। आप खुद सोचिए, दिल्ली का रहने वाला कोई युवक MBBS करके छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना भविष्य क्यों ही काटना चाहेगा। ऐसे क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या निम्न जाति वर्ग से ही आती है। यदि इनमें से कोई युवक स्वयं डॉक्टर बनना चाहता है तो तुलनात्मक रूप से उसके लिए यह काफी कठिन भी है। यहीं के युवक यदि आरक्षण का लाभ उठाकर डॉक्टर बनते हैं तो उनके द्वारा अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि के रूप में स्वीकार करना अधिक सरल होता है। आप इस प्रकार के डॉक्टरों की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, पर गांवों में कोई डॉक्टर ना हो, इससे अच्छा तो यही है कि एक आरक्षण वाला डॉक्टर हो। तो आरक्षण के विरोध में कई तरह के तर्क और कुतर्क दिए जाते हैं, तो उन प्रमुख तर्कों को देखते हैं और उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तर्क नंबर 1, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। जब किसी वर्ग को कई वर्षों तक जाति वर्ण के आधार पर पानी, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक शक्ति से वंचित रखा जाए, तो जब आरक्षण देने की बात आई तो उसका आधार भी वर्ण और जाति ही होना चाहिए।
आर्थिक नहीं। तर्क नंबर 2, संविधान में आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए था। तो इसका उत्तर तो यह है कि संविधान में गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसकी कोई समय सीमा नहीं है। सिर्फ राजनीतिक आरक्षण के लिए इंटरिम रूप से 10 वर्ष का उपबंध था। तर्क नंबर 3, देश इसलिए विकसित नहीं है क्योंकि यहाँ पर आरक्षण है। प्रथम तो भारत में 85% से अधिक रोजगार तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है और सरकारी नौकरियों का प्रतिशत तो 4% से भी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के सभी रोजगारों में 2% से भी कम नौकरियों में आरक्षण है। तो क्या इतनी कम नौकरियों में आरक्षण से पूरा देश बर्बाद हो सकता है? ये तो हास्यप्रद ही नजर आता है। तर्क नंबर 4, रोजगार सिर्फ प्रतिभा को मिलना चाहिए, जाति को नहीं। स्टेट कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो कि सिर्फ मौद्रिक लाभ यानी इकोनॉमिक बेनिफिट को ही देखे। यदि किसी माँ के 2 बेटे हैं और एक बेटा दूसरे बेटे का सीधा हाथ तोड़ देता है तो अब माँ को दोनों को खाना खिलाना है, तो एक को वो सिर्फ परस कर देगी और दूसरे को अपने हाथ से खिलाएगी। तर्क नंबर 5, जाति बीते समय की अप्रासंगिक अवधारणा है। जातिगत भेदभाव अब होता नहीं है। ऐसे प्रश्नों को करने वाले भारत की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तर्क नंबर 6, आरक्षण अपना कार्य पूरा कर चुका है। 70 सालों में आरक्षण के कारण और भारत के आर्थिक विकास के कारण जाति आधारित असमानता काफी कम हो गई है। भारत में उच्च जाति की 10% जनता के पास 60% संपत्ति है। इसके साथ ही उच्च जातियों के व्यक्तियों की आय भारत की औसत आय से 47% अधिक है, जबकि SC, ST और OBC वर्ग के व्यक्तियों की आय भारत की औसत आय से क्रमशः 21%, 34% और 8% कम है। भारत के कार्मिक मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें 1864 प्रोफेसर हैं, जिनमें से केवल 14 SC हैं और 18 ST हैं। भारत सरकार के 149 सचिवों में से एक भी SC नहीं है। 108 जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनमें से केवल 2 SC हैं और 477 कनिष्ठ सचिवों में से केवल 13 SC हैं। हिंदू उच्च जाति के लोग भारत की जनसंख्या का 10-20% ही हैं, पर लगभग सभी मुख्य पदों पर 90 से 95% उनका ही आधिपत्य है। वैसे ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। आरक्षण का लाभ उठाने वाले अधिकांश लोग भी आदर्श नहीं हैं, क्योंकि SC और ST वर्ग के आरक्षण का लाभ उठाने वाले लोगों के द्वारा अपने वर्गों के हितों के लिए कोई खास प्रयास भी नहीं किए गए हैं। आरक्षण की अवधारणा का एक पहलू यह भी था कि जब निम्न जाति के अच्छे लोग मुख्य धारा में शामिल होंगे तो वो अपने क्षेत्र के, अपने वर्ग के लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे। परंतु आज यदि कोई वंचित वर्ग से आगे आ भी जाता है तो मोस्ट लाइकली यही है कि वो अपनी वर्ग के प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है और कई बार तो वह अपनी पहचान से दूर भागने का भी प्रयास करता है। यह भी एक कारण है कि SC और ST वर्ग के रिप्रेजेंटेशन में आरक्षण के बावजूद कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान समय में जातिगत आरक्षण बहुत जरूरी है और कुल मिलाकर भारत के लिए लाभकारी भी है, परंतु आरक्षण के वर्तमान स्वरूप को परफेक्ट कहना भी ठीक नहीं होगा। प्रथम तो आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो हिंसा और वर्ग संघर्ष का कारण बन सकता है और अक्सर बनता भी है। यह सभी वर्गों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। साथ ही अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि आरक्षण की अधिकांश सीटों का लाभ शहर में या रिलेटिवली अच्छी आर्थिक स्थिति वाले SC ST द्वारा उठा लिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में दबे कुचले निम्न जाति के लोगों को आरक्षण का अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। कभी कभी कुछ सीटों पर आरक्षण के द्वारा ऐसे व्यक्तियों का भी चयन हो जाता है जो उस पद के लिए न्यूनतम योग्यता भी नहीं रखते। आरक्षण के वर्तमान स्वरूप को संविधान में स्थायी रूप देना ठीक नहीं जान पड़ता। तो आखिर आरक्षण के वर्तमान स्वरूप को कैसे बेहतर किया जा सकता है? प्रथम तो आरक्षण का आधार जाति से हटाकर सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना को बनाया जा सकता है। जिनके माता पिता आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनकी आने वाली नस्लों को आरक्षण से वंचित किया जा सकता है। उसी हिसाब से आरक्षण का प्रतिशत भी कम किया जाना चाहिए और समय के साथ धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है उसे SC और ST वर्ग में भी लागू किया जाना चाहिए और उसकी निगरानी अच्छे तरीके से होनी चाहिए।
और इससे जो आंचलिक क्षेत्रों के दबे कुचले निम्न जाति के लोगों को आरक्षण का अच्छा लाभ मिल जाएगा और साथ ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना को आरक्षण का आधार बनाने से उच्च जाति की विधवा या ऐसे ही गरीब और कमजोर लोगों को भी आरक्षण का कुछ लाभ मिलेगा। वीडियो के अंत में निम्न और उच्च जाति दोनों ही वर्गों से प्रार्थना करना चाहूँगा। आप उसे सुझाव भी समझ सकते हैं। सर्वप्रथम तो उच्च जाति के लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनके पूर्वजों के अपराधों के कारण ही निम्न जाति को आरक्षण का लाभ मिला है। यह उनका अधिकार है। आप गांव देहात में जाकर जाति आधारित भेदभाव को कम करने में अपना सहयोग कर सकते हैं। जाति विहीन समाज को बनाने के लिए अपने छोटे भाई बहनों की शादी अपनी जाति में ना होने दे। अगर यहाँ पर बस ना चलें तो खुद तो ना ही करें। निम्न जाति से अनुरोध है कि आपको जिम्बाब्वे के उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए। जिम्बाब्वे को जब ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो उसके बाद भी वहाँ काफ़ी संख्या में यूरोपीय लोग नागरिक के रूप में रह रहे थे। जब आज़ादी के बाद भी जिम्बाब्वे की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई तो इसके लिए वहाँ के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा गोरे लोगों को दोषी ठहराया गया, क्योंकि अच्छे पदों पर गोरे लोगों की संख्या अपनी आबादी के हिसाब से ज़्यादा थी और उनके पास संपत्ति और खेती की जमीन भी अधिक थी। तो मुगाबे और उनके समर्थकों के द्वारा गोरे लोगों के विरुद्ध बदले की भावना से कार्य किया जाने लगा। गोरों का शोषण भी शुरू हो गया। उनकी जमीनें भी छीनकर गरीब ब्लैक लोगों को बांट दी गईं। इसका रिजल्ट यह हुआ कि जिम्बाब्वे बर्बाद हो गया। वाइट लोग देश छोड़ने लगे तो उनके साथ उनकी जो मनी थी वो भी देश से बाहर जाने लगी, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। और ऐसी स्थिति में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी देश में आना बंद सा हो गया। और ब्लैक के पास इतने बड़े खेतों में फसल उगाने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना ही उनके पास बड़े खेतों में फसल उगाने के लिए लागत के पैसे थे। देश अपना पेट भरने में ही असमर्थ हो गया। इसलिए निम्न जाति के लोगों को जिम्बाब्वे के ब्लैक लोगों की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने अधिकारों की लड़ाई को बदले की भावना से कभी नहीं लड़ना चाहिए। उच्च जाति के लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने कि आप हैं, क्योंकि भारतीय का मूल निवासी कौन है यह बात हम और आप तय नहीं कर सकते। इस प्रश्न का जवाब संविधान दे चुका है। 19 जनवरी 1948 के बाद से भारत में रहने वाले सभी लोग और उनके वंशज सभी भारत के बराबर के नागरिक हैं। संविधान में ऊंची नीची नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। आप हिंदू धर्म का विरोध करना चाहते हैं तो खुलकर करिए, पर कोशिश करें कि यह विरोध ज्ञान और तर्क के आधार पर होना चाहिए, ना कि असभ्यता और द्वेष की भावना से। ब्राह्मणवाद आपका शत्रु है, ना कि ब्राह्मण, और ब्राह्मणवाद निम्न जाति के लोगों में भी पाया जाता है। समाज में एकदम से क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की चाह का रिजल्ट अक्सर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद के कत्लेआम की तरह होता है। समाज में धर्म और सुधार का प्रयास करें, ना कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन का, क्योंकि सुधार के प्रयास में ऐसे भी बहुत से लोग आपकी तरफ होंगे जो परिवर्तन के वर्ग संघर्ष में आपकी विरोधी टीम में खड़े होंगे। और विश्व के इतिहास में वर्ग संघर्ष किसी भी देश के किसी भी वर्ग के लिए लाभकारी नहीं रहा है।